देर में सत्र की कार्रवाई भी जो है वो शुरू हो गई है और प्रक्रिया भी चल रही है। अब देखना होगा कि आज का पूरा ये जो दिन है, ये जो सत्र का दिन है, 7वां दिन है, ये किस तरह का रहने वाला है। माना जा रहा है कि आज अखिलेश यादव भी आज संसद में जो है वो बोलने वाले हैं और ऐसे अनुमान है कि वो भी कोई बड़ी बातें यहाँ पर बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ बड़े मुद्दे रख सकते हैं और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने कल के मुद्दे को जो है वो उठाया है, लगातार उसको उठा रही है, बड़े बड़े नेता उस पर बयान दे रहे हैं और आज भी सरकार इन सभी मुद्दों को घेरने के लिए या फिर उनसे बचने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आएगी। तो फिलहाल पहले बैठक हुई है, इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और कहीं ना कहीं आज कैसे आने वाले दिनों तक जब संसद सत्र चलेगा उसमें कैसे रणनीति को बनाया जाए, कैसे आगे चला जाए, विपक्ष के जो मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं उन मुद्दों का सामना कैसे किया जाए, कैसे उन मुद्दों से बचा जाए, ये तमाम तरह की तैयारियां सरकार की तरफ से आज हो रही हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। एनडीए संसदीय दल की जो बैठक अभी तक हो चुकी है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल थे, राजनाथ सिंह या फिर बड़े जो नेता हैं वो सभी नेता इस बैठक में शामिल थे। सब एनडीए के दलों की ओर से प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं दी कि देश का संचालन और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पूरा एनडीए एकजुट होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे जाने का और देश का सेवा करने का। आज क्योंकि ये पहला बैठक था और हमारे पास हाउस का जो बिजनेस है राज्यसभा लोकसभा का एक सीमित है, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर चर्चा ही था और ओथ एंड एफर्मेशन का ही था, तो उसका हाईलाइट किया गया और मुख्य रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हुआ। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें एनडीए के साथियों के साथ से हमको मार्गदर्शन दिया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर एक एमपी अपने अपने क्षेत्र का विषय को बहुत ही प्रभावी ढंग से सदन में रखना चाहिए और रूल के मुताबिक, नियम के मुताबिक देश का और भी कोई बड़ा विषय हो जिसमें रुचि है, सांसद होने के नाते अपने अपने रुचि होते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करना है। कोई एमपी पानी के विषय में, कोई एमपी पर्यावरण के विषय में, कोई एमपी सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग रुचि होता है, तो उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है और सारे एनडीए के सांसदों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि हम सदन का नियम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है और एक अच्छा सांसद बनने के लिए जो आचरण की आवश्यकता है वो पूर्ण रूप से अपनाएं और हम नियम के साथ और पार्लियामेंट्री जो कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है, उसी के साथ पेश आना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन रही है, मैं मानता हूं कि हर एक एमपी को, खास करके जो पहले बार चुन के आए हैं, ऐसे सांसदों के लिए बहुत अच्छा मंत्र दिया है और प्रधानमंत्री जी के बात को सुन करके एक अच्छा प्रभावी सांसद बनने में पूरा आगे मौका मिलेगा और इसी मंत्र के साथ हम सब चलेंगे, ये हमने तय किया है। और एनडीए का कोऑर्डिनेशन, फ्लोर कोऑर्डिनेशन, एकजुट में काम करने का बहुत अच्छा स्वरूप आज देखने को मिला है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे पहले एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में। तो आपने सुना इस वक्त किरण रिजिजू क्या कह रहे थे, किस तरह से जब अभी संसदीय दल की बैठक हुई उसको लेकर भी जानकारी उन्होंने साझा की है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई वो भी यहां पर इन्होंने बताया है। आगे बढ़ेंगे, संसद पहुंचे राहुल गांधी, एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। आपको बता दें मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की है और मीडिया के साथ जो राहुल गांधी का एक कनेक्शन है वो और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया से उन्होंने एक बार फिर से बातचीत की है, फिलहाल संसद में पहुंचे हुए हैं और अब जाकर इन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तीसरी सरकार का पहला जो है ये मोदी 3.0 का पहला संसदीय सत्र है और इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपने आप को एक मजबूत नेता के तौर पर यहां पर मौजूद है।
रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। लेंस के ऊपर रखा और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। राहुल जी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर इस तरह से बात, अरे बोल रहे हैं, हाथ हटाइए। मोदी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है। रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। लेंस के ऊपर रखा और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। सामने आकर इस संसद में जाने से पहले इन्होंने कहा कि अब वो मोड़ आ चुका है जब सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता है, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी मजबूती के साथ है, नंबर्स के साथ है और तमाम जो घटक दल हैं वो भी विपक्ष के साथ इस वक्त मौजूद हैं और राहुल गांधी को प्रतिपक्ष नेता भी बनाया गया है। तो उन्होंने फिलहाल जो बड़ी बातें कही हैं वो भी आपने देखी और उसके बाद कहीं ना कहीं अब आज फिर से संसद सत्र एक बार हंगामेदार देखने को मिल सकता है। मैंने जो कहा वो सत्य कहा है, मैंने जो भी कहा है वो सच कहा है, ये राहुल गांधी ने कहना है। क्योंकि कल संसद में जब राहुल गांधी ने भाषण दिया था तो एक लंबा भाषण चला था, काफी लंबा भाषण उन्होंने दिया था, उसमें संबोधन किया था, लेकिन उसमें कई सारे ऐसी बातें भी कही थी जिसपे हमने देखा संसद सत्र के अंदर हंगामा भी हुआ। बीजेपी के बड़े नेताओं ने इस पर जवाब भी दिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी सामने आए और उन्होंने भी राहुल गांधी के इस बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गंभीर विषय है, एक मुद्दा नहीं, बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने वहां पर कही हुई थी। तो फिलहाल अभी मीडिया के सामने आए और जो बातें हैं वो कही वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। दरअसल पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक जीत हुई है। ये पीडीए इंडिया की सकारात्मक राजनीति, पॉलिटिक्स जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की जीत हुई है। ये इंडिया पीडीए की सोशल जस्टिस मुहिम की विक्ट्री है। 2024 का परिणाम हम इंडिया वालों के लिए जिम्मेदारी से भरा पैगाम भी है। और अगर हम यूं कहें अध्यक्ष महोदय कि 15 अगस्त 1947 अगर उपनिवेशिक राजनीति से आज़ादी का दिन था तो 4 जून 2024 देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति से आज़ादी का दिन रहा। ये सांप्रदायिक राजनीति के अंत और सामुदायिक राजनीति की शुरुआत है। जहां सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुआ है वहीं सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है। सबसे अच्छी बात हुई ये है कि इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति की हमेशा के लिए हार हो गई है। अध्यक्ष महोदय, कहने को सरकार ये कहती है कि ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और जीडीपी के मामले में 5th वर्ल्ड की इकोनॉमी बन गई है। लेकिन अध्यक्ष मोदी, ये सरकार क्यों छिपाती है कि अगर ये हमारी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर हम 5वें नंबर पर हैं, तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हमारे किस स्थान पर पहुंची है। और हम लोगों ने तो अध्यक्ष महोदय देखा है कि अगर दिल्ली की सरकार ने कहा होगा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, तो जहां से प्रधानमंत्री जी चुन करके आते हैं वहां का प्रदेश के सरकार भी कह रही कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे। देश की इकोनॉमी कहां पहुंच गई, पर कैपिटा इनकम क्या है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो कम से कम 35% की ग्रोथ चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 35% की ग्रोथ उत्तर प्रदेश पा पाएगा। हम हंगर इंडेक्स में कहां खड़े हैं, नीचे से कहां हैं। जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं
वो इनइक्वालिटी के पैरामीटर पे कहां खड़े हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में कहां खड़े हैं। और जो लोग चुनाव को अपने तरीके से मोड़ते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। इस चुनाव में धन छल बल की नकारात्मक राजनीति की शिकस्त हुई है। ये चुनाव जो देश का हुआ, ये सकारात्मक राजनीति का नया दौर शुरू हुआ है। इस बार प्रो कॉन्स्टिट्यूशन वालों की जीत हुई है। हम मानते हैं संविधान ही संजीवनी है, उसी की जीत हुई है। ये संविधान मंथन में संविधान रक्षकों की जीत हुई है। अब ऊपर से नीचे की राजनीति का अंत हो गया है। अब नीचे से जो समाज की जो आवाज उठेगी, वही राजनीति का आधार बनेगी। मैं कहना चाहता हूं कि देश किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, जन आकांक्षा से चलेगा। मतलब अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। इस चुनाव का बड़ा पैगाम यही है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें हुई हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात न हो, क्योंकि अध्यक्ष महोदय सबसे बड़ा प्रदेश जहां है, उसने हर बार दूसरे दल को समर्थन देकर के सरकार बनाई। मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूं कि लोग क्यूटो की फोटो लेकर बनारस की गलियों से लेकर के गंगा जी तक ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है जिस दिन मां गंगा साफ हो जाएंगी, शायद उस दिन कहीं क्यूटो उसकी गोद में कहीं मिल जाएगा। बनारसी लोग चाहते हैं कि कोई गंगा जी के भी तल में उतरकर उसका दर्द भी जाने। उत्तर प्रदेश की जनता का बस यही आग्रह है कि जिस गंगा जल को हाथ में लेकर सच कहने की कसम खाई जाती है, कम से कम उस गंगा जल से तो झूठ ना बोला जाए। जहां विकास के नाम पर खरबों रुपए की लूट का राज खोलते भ्रष्टाचार के गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, वहीं पहली बारिश में ही टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। अध्यक्ष महोदय, विकास का ढिढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे? और रही सच्चे विकास की बात, तो हमने जो सड़क बनाई उस पर हवाई जहाज उतरे थे, और उत्तर प्रदेश की मुख्य नगरी में सड़कों पर नाव उतरी हैं। और अभी बारिश और हो जाएगी तो नाव से भी चलना पड़ेगा। यही स्मार्ट सिटी के जुमले का भी हाल है। न तो जाम से छुटकारा मिला, न बुनियादी सुविधाओं से कोई निजात मिली, न कोई बुनियादी सुविधाएं मिल पाई हैं। मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधान सांसद जी ने अनाथ पशुओं के बारे में बहुत कुछ कहा था। अनाथ पशुओं की समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए का वादा किया हुआ, लेकिन कई चुनाव बीत गए हैं, अभी तक गन्ने का भुगतान 2 हफ्ते का वचन जो दिया था, कहां दिया था? अब तो वचन देने वाले को भी याद नहीं है। हर बात को जुमला बना देने वाले लोगों के ऊपर से जनता का भरोसा उठ गया है। इसीलिए बहुमत की सरकार नहीं है, ये सहयोग से चलने वाली सरकार है। डबल इंजन के नाम पर उत्तर प्रदेश को टकराहट के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व की लड़ाई 2 लोगों को आपस में लड़ा रही है, लेकिन उसकी मार जनता को सता रही है। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय,
जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षा, लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृत काल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे, वरना तो वर्तमान को सुधार सकती है, न भविष्य को संभाल सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं। जनता चाहती कि हर समस्या के लिए बीते कल को जिम्मेदार ठहराने के बहाने को सरकार छोड़े और आने वाले कल की बात करे। अगले 1000 साल के झूठे सपने दिखाने वाले अगले महीने होने वाली परीक्षाओं के लीक न होने की गारंटी कब लेंगे? जनता अब न तो किसी बहकावे में आएगी और न किसी के बहलावे फुसलावे में आएगी। जो लोग कहते हैं कि अमृत काल की बात करने वाले जनता का जागरण काल आ गया है। आज इस सदन में नए राजनीतिक जागरण के अनेक प्रतिनिधि बैठे हैं। अब जब बात होगी तो सच्ची बात होगी और जनता को पूरी सच्चाई के साथ हम लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ बात रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक जीत और हुई है, एक जीत और अध्यक्ष महोदय हुई है। मैं जानता हूं सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला, जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें समय और काल से परे होती हैं, इसलिए आज यहाँ उत्तर प्रदेश के सदन में पढ़ा गया एक शेर याद आ गया, जो तब सही था अब और सही साबित हो रहा है। इजाजत हो अध्यक्ष जी तो मैं अर्ज करूं। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। योगी जी के लिए, योगी जी के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। कई मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदय वो प्रदेश है जिसने सरकार बीजेपी की बनवाई, एक बार नहीं 2 बार बनवाई, और उसी उत्तर प्रदेश के साथ कितना बड़ा भेदभाव, उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा भेदभाव। मुझे याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स के सबसे भारी वाहन हवाई जहाज से उतरे थे सड़क पर। वो अलग बात है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वो एक्सप्रेसवे जो बना था और आज भी जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बजट से बन रहे हैं। लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई एक्सप्रेसवे अभी नहीं दिया गया है। न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में भेदभाव हुआ है, बल्कि हमें याद है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पे गांव गोद लिए थे। और सोचिए, अगर देश के प्रधान सांसद अगर किसी गांव को गोद ले लें और उस गांव की तस्वीर न बदले तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि किसी गांव की तस्वीर 10 साल में बदली होगी। मुझे वो गांव जिसको उन्होंने गोद लिया, जो प्रधानमंत्री जी की आदर्श योजना थी उसके तहत जो गोद लिया गया था गांव, वो 5 वर्ष पहले खूब शोर हुआ था कि बनारस शहर की तरह डोमरी में चमचमाने लगेगा एक गांव। हकीकत में कुछ नहीं हुआ। उसकी दुर्दशा वैसी की वैसी है, जैसे था गांव वैसे ही का वैसा है। टूटी सड़कें, कच्ची पगडंडियां, उखड़े और टूटे हुए ईंट के खंजे, बदहाल हैंडपंप, पावरलूम और पंखे के जाली के कारखाने को आखिर कब तक रफ्तार मिलेगी जो उस गांव में काम होता था, लोग करते थे। खाली पड़े रसोई गैस के सिलेंडर, अंधाधुंध बिजली कटौती के बीच इस गांव के लोगों को हर सुबह मजदूरी की कभी ना खत्म होने वाली तलाश आखिर कब पूरी होगी। तो सोचिए, एक गांव की तस्वीर ये है। जो गांव कभी गोद लिया गया था उस गांव की भी तस्वीर नहीं सुधर पाई है।
जो भाजपा के स्मार्ट सिटी के झूठे सपने में गांव के लिए कोई जगह नहीं है, अपने गांव गोद लेने की जो बात कही थी, क्या वो भी जुमला था अध्यक्ष जी? पता नहीं जिस गांव को गोद लिया था उसका नाम भी किसी को याद है कि नहीं। मैं नाम पूछ करके किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर नाम याद है तो ये तो और भी बुरी बात है कि अपने नाम याद रखने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। जिसे गोद लिया जाता है उसे अनाथ बनाकर छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। और अगर तस्वीर अध्यक्ष महोदय बदली हो 10 साल में उन तमाम गोद लिए हुए गांवों की, तो मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहूंगा जरूर इस सदन में बात रखें, जरूर बताएं आप। जो बात कभी अध्यक्ष महोदय कास्ट सेंसस की उठी थी, हम उस कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं कि बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है, सबको हक दिला पाना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी, वो चिंता वैसी की वैसी बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में, मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है, बड़े बड़े ऑफिसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाएं, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने कहा कि हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे, आज किसान पूरा देश का देख रहा है कि उसकी आय कहां दोगुनी हो गई। और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, सरकार बताए कि महंगाई इस बढ़ने पे उसकी आय कितनी होनी चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि एमएसपी लागू करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, लेकिन जहां तक मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर इस सरकार में एक भी नई मंडी बनी हो तो मुझे सरकार बता दे। अध्यक्ष महोदय, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाने की बड़ी बात कही थी, अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए। जो सरकार मंडी नहीं बना सकती है उस पर एमएसपी का भरोसा कैसे कर सकते हैं? जिन्होंने एमएसपी का भरोसा दिलाया था, हम अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में लीगल गारंटी एमएसपी को मिलनी चाहिए थी, वो क्रॉप्स को नहीं मिली है। न केवल फसलों को मिले बल्कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी एमएसपी देने का फैसला हो, जिससे कि हमारा किसान खुशहाल हो सके। साथ ही साथ ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके। और देश की एक बड़ी आबादी, जहाँ से मैं चुन करके आता हूँ, उत्तर प्रदेश, जहाँ बुनकर, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने में बुनकर समाज के लोग बड़े पैमाने पर रह रहे हैं, लेकिन बुनकरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी इस सरकार में नहीं मिल पा रही हैं। जो प्रदेश सरकारों ने कभी बुनकरों के लिए योजनाएं चलाई थीं, वो भी अध्यक्ष महोदय बंद कर दी हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस सरकार ने नौजवानों को नौकरी नहीं दी है, नौकरी और रोजगार उनसे छीने हैं, बहुत नौकरी छीनी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी,
इसलिए मैं कहूँगा कि आपके राज में न नौकरी की उम्मीद है न रोजगार, क्योंकि आपने छोटे कारोबारी तक को इतना छोटा बना दिया है कि न तो वो अपना पेट भर सकता है न किसी को नौकरी पर रख सकता है। जो कुछ पद निकलते भी हैं तो उन पर लेटरल एंट्री के नाम से पिछले दरवाजे से कुछ खास संगी साथियों को रख लिया जाता है। आरक्षण का हक नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हड़पा जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की होगी जितनी खिलवाड़ इस सरकार ने की है। जहां सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, और सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां सबसे बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है, और पिछले 10 साल में जो पेपर उन्होंने लीक कराए हैं वो इसीलिए कराए हैं क्योंकि नौकरी ना देनी पड़े, और अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो उन्हें आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये जानबूझ करके सरकार नौकरी और आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं अध्यक्ष महोदय अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, आशा है ये सरकार तब तक चलेगी तब तक उसके केंद्र में इस देश का हर एक गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला, युवा, छोटा कारोबारी, ईमानदार, नौकरी पेशा, आम आदमी और कर्मचारी अधिकारी, मजदूर और किसान होगा, ना कि धनवान होगा। और शासन के आधार पर संविधान होगा। वह जुमलों की जगह सच में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, सांप्रदायिक हिंसा, दलित व महिला उत्पीड़न, सामाजिक अन्याय जैसे मूलभूत मुद्दों का समाधान होगा। और भोजन, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए कागजी योजनाओं की जगह सच में इंतजाम होगा। मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश की समझदार जनता द्वारा सबसे बड़ी पार्टी चुने जाने के साथ साथ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें जिताई, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी प्रकट करूँगा। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो वो सरकारी भाषण ना हो, सच्चाई के साथ सरकार अपनी बातें रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। श्री संतोष पांडे। तो आपने अखिलेश यादव को इस वक्त संसद से लाइव सुना और बड़े ही आराम तरीके से, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से अखिलेश यादव ने अपने पूरे भाषण को खत्म किया है और उन्होंने बड़ी सारी बातें सरकार के ऊपर कही है। आपको बताना चाहेंगे, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की है, देश व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं चलेगा, एक व्यक्ति की मनमर्जी नहीं चलेगी। संसद में ये अखिलेश यादव के बोल हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि ये जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है, संविधान की संजीवनी है, तमाम तरह की उन्होंने बातें कही है। फिलहाल यूपी में कहीं ना कहीं अयोध्या की हार भगवान राम का फैसला है, ये भी अखिलेश यादव ने कहा है। तमाम पॉइंट्स उन्होंने इस दौरान अपने संबोधन में कहे हैं। संसद में अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा, आराम जो है शांतिपूर्ण तरीके से पेपर लीक, अयोध्या हार को लेकर उन्होंने हमला बोला है। यूपी में बीजेपी की कम सीट आने पर भी अखिलेश यादव ने अपना बयान यहां पर साझा किया है। तो फिलहाल जो संसदीय कार्यवाही है वो जारी है, लेकिन अखिलेश यादव के भाषण से ये आज शुरुआत हुई। ये माना जा रहा था कि आज फिर हंगामा होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं दिखाई दिया। लेकिन बड़े ही आराम से अखिलेश यादव ने सरकार पर जो है वो जमकर निशाना भी साधा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आज लोकसभा संसद में जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी भी अपना संबोधन करने वाले हैं और 4 बजे के आसपास का समय तय हुआ है, क्योंकि जिस अंदाज में राहुल गांधी ने कल सरकार को घेरने का काम किया था, उसके बाद
विवाद सा छिड़ गया था पूरे देश के अंदर। तमाम बड़े नेताओं ने अपने अपने बयान भी जारी किए थे और आज माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उसका भी जवाब जो है वो संसद में देंगे। तो 4 बजे का समय होगा, 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी संबोधन करेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी अपना जवाब भी रख सकते हैं और उस समय हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से जो कल दिन रहा था उसी तरह का आज का दिन भी रहने वाला है। तो आज लोकसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और इंतजार रहेगा कि पीएम मोदी अपने संबोधन में आज क्या कुछ खास रखेंगे, क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव पर उन्होंने अपना जवाब भी देना है। ऐसे में जो कल सदन के अंदर हुआ है, कल राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय छोटे से समय के लिए अपना जवाब जरूर राहुल गांधी को दिया था। उन्होंने कहा था कि यह बेहद गंभीर विषय है, हो सकता है आज भी इस पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी जो बातें हैं या जो अपना जवाब है वो यहां से राहुल गांधी के सामने रख सकते हैं, क्योंकि अब सीधे राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने हैं। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया गया है और विपक्ष के नेता के हैसियत से राहुल गांधी पहले ही दिन से सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले नीट का मुद्दा उठाया, नीट पर पहले चर्चा की मांग की, उसके बाद बाकी मुद्दे उठाए और कल राहुल गांधी ने जितने भी देर तक उन्होंने जो अपना भाषण रखा था उसमें तमाम जो पीछे 10 साल के अंदर जो मुद्दे बड़े बड़े मुद्दे बने हुए थे उन सभी मुद्दों पर बातचीत की, अग्निवीर को लेकर बातचीत की और भी इसके अलावा कई सारी बातें सामने रखी थी। लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside. Because of his. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मानती है तो मुझे अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में सितंबर तक विधानसभा चुनाव करने का आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था, एक डेडलाइन रखी थी कि जल्द से जल्द चुनाव हो। उसको लेकर राजनीतिक पार्टियां हर स्तर पर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर तैयारियां कर रही हैं। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया है। मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है। पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल जो है उनको इस पूरी मामले की जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी है। यानी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो मैनिफेस्टो तैयार होगा, हर पार्टी का होगा, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूर्व वित्त मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी है। उसकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी और उसी के आधार पर यह मैनिफेस्टो जो है वो यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तैयार किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनावों के बाद अब जब विधानसभा के चुनाव होंगे उसके अंदर किस तरह से एक मैनिफेस्टो यहां पर तैयार किया जाएगा, लोगों को लुभाने के लिए क्या क्या मुख्य चीजें इस मैनिफेस्टो के अंदर रखी जाएगी, ये तमाम तरह की जो अभी अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं। तो फिलहाल देखना होगा। जब आज मैनिफेस्टो को लेकर एक बड़ा कदम यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उठाया गया है और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अशफाक गोहर सर भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर जो पार्टियां अपने अपने लेवल पे तैयारियां कर रही हैं, क्या रणनीति रहेगी आने वाले समय के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उससे जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयार होती हुई नजर आ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जो मैनिफेस्टो
कमेटी का जो गठन है वो किया है और जिम्मेदारी वित्त मंत्री पर सौंपी, जो पूर्व वित्त मंत्री हैं। तो कैसे आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि पार्टियां गियर अप हो गई हैं। कांग्रेस दिल्ली में गियर अप हुई, आज एक और बैठक अभी मेरे पास खबर आ रही है 5 बजे है। और बीजेपी 2 दिन का दिवस यहाँ पर बना रही है, जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं। बिल्कुल। पीडीपी का पिछले दिनों हो गया, लेकिन इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ा मुझे फास्ट मूवमेंट में दिखती हुई है, नजर आ रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से चल रही है वो ये साफ बता रही है कि आगे चुनाव है और चुनाव से पहले जो तैयारियां हैं वो हम पार्टी लेवल पर बिल्कुल तेजी के साथ करना चाहिए। और यही वजह है कि कल रात देर की कमेटी बनाई गई, तो 15-16 लोगों की कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी में वित्त मंत्री को हेड बनाया गया, एक महिला पूर्व मंत्री रखी गई है और 45 दिन 45 डेज के अंदर अंदर एक कंप्रिहेंसिव मैनिफेस्टो जो है वो उनको पार्टी प्रेसिडेंट को सौंपना होगा। अब जब आप कंपोजिशन देखते हैं तो फॉर्मर इकोनॉमिस्ट जो रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी के वो इसमें है, फॉर्मर जस्टिस मसूदी साहब इसमें है, फिर कुछ जो महिलाओं के जानकार हैं, सोशल वेलफेयर के जो पूर्व मंत्री है वो हैं इसमें। तो इस तरीके से एक कमेटी का जो ढांचा है वो कोशिश की गई कि हर एक सेक्शन की आवाज़ को सुना जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा काम इनको सौंपा गया क्योंकि 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उन चुनावों को देखते हुए बहुत सारे मुद्दे हैं। जहाँ तक हमें लग रहा है कि पावर ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा होगा, पावर प्रोजेक्टों को लेकर उनकी पॉलिसी होगी, फिर कुछ कानून इस तरीके के हैं जिनको लेकर वो बात करना चाहेंगे, लेकिन अब की बार जब स्टेट गवर्नमेंट बनेगी क्या वो सारी चीज़ें कर सकती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल होगा क्योंकि यूटी का चुनाव हो रहा है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मसला होगा वित्त मंत्री, फॉर्मर वित्त मंत्री के सामने भी, रहीम राठौर साहब के सामने भी, कि वो किस तरीके से इस नए सिस्टम में अपनी बात को रखेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाज़ को भी लेकर चलेंगे और आवाम की आवाज़ को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। आपने कहा कि 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और बहुत बड़े मुद्दे होंगे, चुनौती भी होगी, क्योंकि 10 साल के बाद और 10 साल के अंतर्गत क्या हुआ है, भीतर क्या हुआ है, 10 साल तक क्या हुआ है, वो भी चीजें ध्यान रखनी है लोगों के सामने। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स पहले हुआ करते थे 5 अगस्त से पहले, वो आज के दिन नहीं है। ये एक बड़ा मेजर है। फिर कुछ लॉज हैं जिन पर स्टेट का कोई रूल ही नहीं है, वो डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट से बनेंगे। तो बचा कुचा जो आपका हेल्थ है, थोड़ा सा एजुकेशन है, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करेंगे, तो इसी के इसमें समेट कर आपने चलना होगा। अनलेस एंड अनटिल पूरी स्टेट होती, अगर पूरी स्टेट होती तो आप खुलकर बेरोजगारी पर, इंडस्ट्री पर 10 तरह की बातें करते। यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो आपको पहले वो एक्ट देखना पड़ेगा 2019 का कि हमारे पास क्या साधन है, पावर्स कितने, तो उसी के अंदर आपको अपना काम करना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि वित्त मंत्री को जो काम सौंपा गया फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर को, ये बड़ा कठिन काम है, क्योंकि उन्हें लक्षद्वीप और दीगर स्टेट्स को देखना होगा, यूटीज को, जो उसमें से थोड़ा पावर हमें दिया गया है। तो हमारे पास जो है वो विधानसभा के पास जितना पावर है उसमें वो अपनी पूरी बात कैसे रख पाएंगे, एक बड़ा चैलेंज है। मैं एक बात जरूर आपसे जानना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव से पहले कहा जाता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्षेत्रीय रूप में, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में एक मजबूत दल है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को एक हार का सामना करना पड़ा है, तो क्या उसका भी सीधा प्रभाव विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, विधानसभा में कितना उस पर असर पड़ेगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि नॉर्थ में जिस मजबूती के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस मैदान में थी वो मजबूती दिखी नहीं, और जो वोट शेयर था वो गिरता हुआ नजर आया। उसके पीछे 2-3 बड़े फैक्टर्स हैं। अब वो फैक्टर क्या स्टेट असेंबली में काम कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अभी इंजीनियर रशीद को 1 दिन का पैरोल मिला है, 1 दिन के अंदर अंदर उसने समेट कर वापस जाना है। तो वो जो लोगों ने जो आशाएं लगाई हैं, उम्मीदें लगाई थी मेंबर पार्लियामेंट से, वो पूरी कैसे होंगी, एक बड़ा सवाल है। तो अब की बार जब असेंबली के लिए लोग चुनेंगे तो वो जरूर इन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे, और लोकल फैक्टर इस बार बहुत ज़्यादा काम करेगा एज कम्पेयर टू पार्टी और अदर्स। तो क्या वो जो 10 साल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉलिसीज हुआ करती थी स्टेट को लेकर, एक नीतियां जो होती थी, जिन नीतियों के साथ वो काम करते थे, और बड़ी बार विधानसभा में उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, सरकार को चलाया है, तो क्या वही पॉलिसीज रहेंगी? क्योंकि आपने कहा कि बदलाव हुआ है तो नीति भी बदलेगी, बहुत ज्यादा नीतियां बदलेगी। देखिए, उमर अब्दुल्ला पहले मुझे याद है कह रहे थे जनाब अगर हमारी सरकार बनी तो हम पीएसए को हटाएंगे। अब की बार वो पीएसए में कुछ कर ही नहीं सकते, होम डिपार्टमेंट में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसी तरीके के कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर एज अ पार्टी या एज अ चीफ मिनिस्टर कुछ भी हो सकता था, मेजर डिसीजंस होते, वो सारे दिल्ली के पास है। तो कैसे ये बनेगा फ्रेम अप, किस तरीके से वो उम्मीदें और तमाम चीजें सामने रखी जाएंगी, और क्या कुछ जिगलरी ऑफ वर्ड्स होगा, वो देखने वाली बात। उन मुद्दों का सेंटर क्या बनेगा, केंद्र क्या बनेगा, जहां से वो लोगों को लुभाने में मुझे जहां तक नजर है वो यही होगी
कि अनएम्प्लॉयमेंट पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, वुमेन फोक को किस तरीके से और एम्पावर किया जाए उस पर ज़्यादा, और ये जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दीगर चीज़ें इस पर, चूंकि मुझे याद है अब्दुल रहीम राठौर जो पूर्व वित्त मंत्री, जब उन्होंने लास्ट टाइम भी बजट किया था तो इनका एक फोकस रहता था एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म, शायद इनको लेकर वो सबसे ज़्यादा काम कर जो राज्य का दर्जा है, धारा 370 को वापस, वो तो मैनिफेस्टो का हिस्सा ऊपर ही आपको दिखेगा कि हम 5 अगस्त के फैसले को रिट्रीव करना चाहेंगे, 370 को वापस लाना चाहेंगे, जो कानून लगे उनको हटाना चाहते हैं, वो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 में वही होंगे। वो तो पॉलिटिकल स्लोगन्स है, वो दिल्ली ने जब देना होगा तभी मिलेगा, यहाँ से कुछ नहीं होना। लेकिन उसके बाद ग्राउंड पर जो काम करना है कि महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे, तो क्या मेरे पास उतने अधिकार है, नहीं है, बड़ा सवाल है। मैं इंडस्ट्री में क्या कर पाऊंगा, क्या मेरे पास वो पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास वो पावर है कि वो हैम्पर करे किसी भी यहाँ पॉलिसीज को ऊपर नीचे करे, क्या वो है हमारे पास? वो सारी चीजें इस कमेटी को देखनी होंगी, तब जाके वो अपना प्लान चॉकआउट कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गोहर साहब थे, जिन्होंने बताया कि पॉलिसीज बदलेंगी, क्योंकि बहुत सारे बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिले हैं। धारा 370 हटने के बाद जो तमाम पहली चीज़ें यहाँ पर होती थी वो इस बार नहीं दिखाई देंगी। तो जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी नीतियाँ जो हैं, अपनी पॉलिसीज जो हैं उनको चेंज करेंगी, उनका बदलाव करेंगी, और उसके आधार पर ही इन विधानसभा चुनाव में जो है वो उतरा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है, दिलचस्प बात है कि जब मैनिफेस्टो सभी पार्टियों के बनेंगे तो उस मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास रहेगा, कैसे जम्मू कश्मीर की जनता को लुभाने की कोशिश यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो करेंगी। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी, कांग्रेस और कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन एक लोकसभा चुनाव में साथ देखने को मिला था, क्या वो भी यहाँ पर उसका भी असर देखने को मिलेगा या नहीं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल बड़ी जानकारी है जम्मू से, पुंछ प्रशासन ने लोगों को हिदायत दी है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रात के वक्त जंगलों से दूर रहने की अपील की है। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। पुंछ के अंदर ये बड़ा फैसला, मेंढर एसडीएम ने नोटिस भी जारी कर दिया है और आपको बताना चाहेंगे आपके टीवी स्क्रीन पर नोटिस आ चुका है, जिसमें पुंछ प्रशासन ने फिलहाल लोगों के लिए एक बहुत अहम यहाँ पर जो कदम है वो रखा है। सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला अभी लिया गया है। तो मेंढर एसडीएम ने ये नोटिस जारी कर दिया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं जम्मू में, जहां पर पुंछ प्रशासन ने लोगों को हिदायत दी। तो फिलहाल लोगों को जंगलों से दूर रहने को कहा है, क्योंकि लगातार जो आतंकी घटनाएं हैं वो पिछले कुछ दिनों में जम्मू के अंदर देखने को मिली हैं। एक तरफ विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, उससे पहले अभी श्री अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है। ऐसे में आतंकवाद जो है उसके पेट में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि चुनाव है, अमरनाथ यात्रा है, तो कहीं ना कहीं आतंकवाद भी अपनी सक्रियता को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए पुंछ के अंदर एक बहुत यहाँ पर जो है वो महत्वपूर्ण जानकारी फिलहाल साझा की गई है। अब देखना होगा कि यहाँ पर कैसे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो हमारी पुलिस है, वो काम करेगी और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। आसिफ, एक बड़ा फैसला लिया गया है प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ लग सकता है, क्या कुछ अनुमान जताया जा सकता है, क्यों इस तरह के कदम उठाए? क्योंकि हालांकि गतिविधियां हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, पिछले कई दिनों से जम्मू के अंदर भी देखने को मिली हैं। देखिए, 2-4 चीज़ें हैं। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जितने भी कदम इन दिनों उठाए जा रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं, जब इनपुट्स आपको मिलते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट नजर आती हैं। अमरनाथ यात्रा चल रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस न सिर्फ शहर के अंदर बल्कि नेशनल हाईवेज से लेकर जो इंटरनेशनल बॉर्डर तक या लाइन ऑफ कंट्रोल तक हमने देखे, वहाँ पर सतर्कता बरती गई। और दूसरी बात, अब चूंकि ये वो इलाका है जहाँ पर ऑर्डर्स आए हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की तरफ से, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से, एसडीएम मेंढर ने, कि जंगलात वाले एरियाज पिछले आप 3 महीनों के दौरान देखेंगे, इन्हीं एरियाज के अंदर न सिर्फ सिविलियंस को टारगेट किया गया, कुछ OGWs पकड़े गए और बहुत सारी हाइड आउट्स जो बस्ट हुई जहाँ से हथियार प्रॉपर्ली बरामद हुए। और जिससे पता चलता है, दूसरा, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि पीर पंचाल जो रेंज है, इस वक्त खुद सिक्योरिटी एजेंसीज इस बात के बार बार दावे कर रही हैं कि इन एरियाज के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल से बार बार घुसपैठ हुई है, यानी आधिकारिक पुष्टि इस समय हो रही है। डीजीपी का एक बयान आता है कि अभी भी 70 से 80 आतंकी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है, लेकिन फोकस पर पीर पंचाल का रेंज है जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त आतंकवादी हो सकते हैं या हैं। उसके बाद कुछ वीडियोस, कुछ सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई, हालांकि हम इनकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन पुलिस की जो इनपुट्स हैं उस आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। वो सर्च ऑपरेशन ऐसे भी हो रहे हैं, बहुत सारे एरियाज में लोगों ने शिकायतें की कि जंगल के पास पास वाले एरियाज हैं, शाम के समय में कुछ लोग हथियारबंद देखे गए या जिन्होंने ऊपर एक चादर ली हुई है, एक अलग किस्म का उनका हुलिया है, तो वैसे ही कोई सिविलियन बीच में टारगेट ना हो जाए, कोई मारा ना जाए, इसलिए
समय निर्धारित कर दिया गया है रात के 9 बजे से सुबह 4 बजे तक। कम से कम जो जंगल वाले क्षेत्र हैं, माल मवेशी का प्रशासन ने भी जब फैसला लिया है तो पूरा ध्यान रखा है कि किसी भी तरीके से एक्टिविटीज़ वहाँ पर प्रभावित ना हो। जो लोग जिनका सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट सिर्फ जंगलों पर है, खाना पीना है, बाकी सारी चीज़ें हैं, माल मवेशी है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए सिर्फ सिविलियंस की जो मूवमेंट है वो रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक रिस्ट्रिक्ट की गई है, ताकि ऑपरेशंस के दौरान किसी गलतफहमी के बीच किसी की जान ना चली हो जाए। तो क्या लगता है, अमरनाथ यात्रा चल रही है, आगामी विधानसभा चुनाव हैं, तो क्या ये बौखलाहट दिखाई दे रही है जिस वजह से एक बार फिर से यहाँ पर जो आतंकियों की सक्रियता है वो और ज्यादा बढ़ गई है और आधिकारिक तौर पर अब ये बयान भी निकल कर सामने आया? देखिए, कल का क्या होगा वो दूसरी बात है, लेकिन जो 3 महीने के दौरान हुआ है उसने सरहद पार सीधा एक संदेश दिया है, जिसमें आप लोगों का बाहर आना, लोकसभा के लिए वोट डालना, टर्न आउट इतने बड़े पैमाने पर होना, तो वो जो बार बार एक जाल बुना जाता था सरहद पार से कि शायद इसमें लोग फंस जाएं, डर रहेगा, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, वो सारी चीज़ें हैं, वो जो सारे बॉर्डर्स थे उनको उस लाइन को क्रॉस कर दिया है आम लोगों ने। तो वो जवाब जो है उसका बड़ा ज़बरदस्त, ज़ोरदार और पॉजिटिव मैसेज सीमा पार गया है। यही नतीजा है कि अब दूसरे तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश, आप पहले डर पैदा करिए, लोग खुद घरों में बाहर, ये पुरानी एक स्ट्रेटेजी 90s में या 2004 से 2012-13 तक रही है, तो उस चीज़ को अपनाने की कोशिश है। लेकिन पहले के मुकाबले इस समय जो व्यवस्था है वो इस हिसाब से भी बेहतर नजर आती है। सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस जो 10 साल पहले थी उसमें अंतर यह है कि टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है, आपके पास इक्विपमेंट है, गैजेट है, आपके पास कमांड व्हीकल्स हैं, नफरी पहले से ज्यादा है, मैन फोर्स ज्यादा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे सेना के जवानों को सीमा पर, नंबर 2 पर बीएसएफ लगाना, फिर शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या कोई भी आतंक विरोधी कोई अभियान चलाना, उसमें सीआरपीएफ की मदद लेना। तो वो जो कोऑर्डिनेशन था, पहले अगर एक ही फोर्स होती थी, अब काफी ज्यादा हुआ है, बढ़ा है, जिसको लीड जम्मू कश्मीर पुलिस या सेना करती है, राष्ट्रीय राइफल्स अलग अलग जगहों पर, उस चीज ने भी बहुत हद तक ठेस उन लोगों को पहुंचाई है जो बदमनी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, हालात खराब करने की कोशिश। उसका एक नतीजा भी यह है कि स्ट्रेटेजी अब चेंज हो रही है, तरीका वही है शायद कि सरहद पार से लाओ, डिस्टर्ब करो, चाहे उसमें आप सिविलियन। और इसमें हमने बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखा 9 जून को रियासी के अंदर, जिस तरीके से यात्रियों को टारगेट किया गया, बदकिस्मती से हमें ऐसा दिन भी देखना पड़ा। लेकिन पहले के मुकाबले आज ज्यादा कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है, आप बहुत जल्द देखेंगे इन ऑपरेशंस को और इंटेंसिफाई होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ आसिफ हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम लाइव से जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि पुंछ के अंदर अभी क्या सिचुएशन है और किस कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो लगातार काम कर रही हैं और आगे भी आने वाले समय में कोई भी यहाँ पर गतिविधि ना हो उसको लेकर पूरी नजर बनाए हुए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सिक्योरिटी फोर्सेज हो, बाकी सेना हो, लगातार बॉर्डर पर ये नजर बनाई जा रही है। हालांकि घुसपैठ हुई है, आधिकारिक तौर पर ये डीजीपी ने अपने बयान में कहा था कि कई सारे ऐसे आतंकवादी हैं जिन्होंने सरहद को पार किया है, लेकिन देखना होगा कि कब तक उन सब आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।